नमस्कार दोस्तों, सौरभ BA MS चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका बाम्स बडी और आज हम एक बहुत ही एक्साइटिंग और सच कहूं तो एग्जाम रेलेवेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। बिल्कुल। एक ऐसा टॉपिक जो सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि आज पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है। हाँ, और देखिए कभी कभी बैम्स की पढ़ाई थोड़ी मुश्किल लग सकती है ना? लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि हम सिर्फ एक डिग्री नहीं ले रहे हैं, हम एक ऐसी प्राचीन विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं जो अब पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना रही है। सही कहा। और आज का टॉपिक इसी पहचान के बारे में है। ये आपको सच में गर्व महसूस कराएगा। तो आज हम बात करेंगे आयुर्वेद का वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन ऑफ आयुर्वेदा पर। ये टॉपिक आपके आयुर्वेद इतिहास पेपर का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जैसा कि NCISM सिलेबस में दिया गया है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बहुत ही जरूरी है। और हम इसे बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे कि आयुर्वेद भारत से निकलकर दुनिया तक कैसे पहुंच रहा है, इसमें सरकार और WHO जैसी संस्थाओं की क्या भूमिका है, और इसमें क्या क्या चुनौतियां हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि अचानक से मतलब पिछले कुछ सालों में आयुर्वेद की बात पूरी दुनिया में इतनी क्यों हो रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह, जैसा कि कई विश्लेषण बताते हैं, वो है कोविड-19 महामारी। अच्छा। उस वैश्विक संकट ने लोगों के सोचने का तरीका ही बदल दिया। अचानक से इम्यूनिटी और प्रिवेंटिव केयर जैसे शब्द जो पहले बहुत नीश हुआ करते थे, वो आम बातचीत का हिस्सा बन गए। सही बात है, लोग सिर्फ बीमारी के इलाज से आगे बढ़कर होलिस्टिक वेलनेस के बारे में सोचने लगे। बिल्कुल। और इस वैश्विक मानसिकता के बदलाव ने आयुर्वेद के लिए, आप कह सकती हैं, एक बहुत बड़ा दरवाजा खोल दिया। तो ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, इसके पीछे तो ठोस आंकड़े भी हैं। जैसे एक रिपोर्ट बताती है कि भारत का जो वेलनेस टूरिज्म मार्केट है वो 2030 तक $81.9 बिलियन तक पहुंच सकता है। ये बहुत बड़ी संख्या है। हाँ, मतलब लोग सिर्फ इलाज के लिए नहीं बल्कि योग, ध्यान और आयुर्वेदिक ट्रीट के लिए भारत आ रहे हैं। और दिलचस्प बात यह है कि ये मांग सिर्फ बाहर से नहीं आ रही, भारत के अंदर भी एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। अच्छा, वो कैसे? 2022-23 का एक सर्वे है, वो बताता है कि भारत के शहरी इलाकों में लगभग 53% लोगों ने पिछले एक साल में किसी न किसी आयुष सिस्टम का इस्तेमाल किया। 53%? हाँ, और उसमें भी आयुर्वेद सबसे ज्यादा पॉपुलर था, लगभग 45.5%। तो ये एक दोहरी लहर है, घरेलू भी और अंतर्राष्ट्रीय भी। ठीक है, तो मांग तो साफ दिख रही है, पर इस मांग को एक अवसर में बदलने के लिए एक व्यवस्थित ढांचे की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल। और यहीं पर सरकार और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका आती है। यहीं से कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा शुरू होता है। यहाँ से शॉर्ट नोट्स और लॉन्ग क्वेश्चंस दोनों बनते हैं, तो ध्यान से समझना होगा। बिल्कुल। देखिए, आप इतनी बड़ी वैश्विक मांग को बिना किसी वैश्विक स्वीकृति और मानीकरण के पूरा नहीं कर सकते। और इसी कड़ी में सबसे महत्वपूर्ण कदम है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के साथ सहयोग। और इसमें जो सबसे ताज़ा और शायद सबसे प्रभावशाली कदम है वो है 24 मई 2025 को आयुष मंत्रालय और WHO के बीच हुआ एक बहुत बड़ा समझौता। जी, ये समझौता इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ हेल्थ इंटरवेंशंस यानी ICHI में पारंपरिक चिकित्सा का एक मॉड्यूल बनाने के लिए है। ICHI ये क्या है, इसे थोड़ा और आसान शब्दों में समझाएंगी? जरूर। इसे ऐसे सोचिए कि ICHI दुनिया भर की चिकित्सा पद्धतियों की एक वैश्विक भाषा है, एक तरह की डिक्शनरी। अच्छा। दुनिया का कोई भी डॉक्टर, अस्पताल या बीमा कंपनी इस डिक्शनरी का इस्तेमाल करके समझ सकती है कि मरीज का क्या इलाज हुआ है। अब तक इसमें ज्यादातर आधुनिक चिकित्सा की प्रक्रियाएं ही थीं। लेकिन अब इस नए समझौते के तहत पंचकर्म, योग थेरेपी, सिद्ध और यूनानी प्रक्रियाओं को भी इस वैश्विक भाषा में, मतलब इस ग्लोबल स्टैंडर्ड में शामिल किया जाएगा। अरे वाह, तो इसका मतलब है कि अगर जर्मनी में कोई व्यक्ति पंचकर्म करवाता है तो उसकी बीमा कंपनी के पास अब उसे पहचानने और उसके लिए भुगतान करने का एक स्टैंडर्ड कोड होगा। ठीक यही। और इसके फायदे बहुत दूर तक जाएंगे। इससे सिर्फ बिलिंग और इंश्योरेंस कवरेज ही आसान नहीं होगा, बल्कि ये ग्लोबल लेवल पर रिसर्च और साइंटिफिक वैलिडेशन में भी मदद करेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इसका जिक्र मन की बात में किया था। हाँ, किया था। और ये सहयोग सिर्फ दस्तावेजों तक सीमित नहीं है। इसी का एक बहुत बड़ा उदाहरण है GTMC की स्थापना। हाँ, ये पॉइंट तो वाइवा और MCQs के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। गुजरात के जामनगर में WHO ने जो ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर स्थापित किया है। बिल्कुल, 2022 में भारत सरकार के सहयोग से। और ये खास इसलिए है क्योंकि ये ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए दुनिया का पहला और एकमात्र ग्लोबल नॉलेज हब है।
तो एक तरफ WHO के जरिए वैश्विक स्तर पर एक ढांचा तैयार हो रहा है और दूसरी तरफ हमारा आयुष मंत्रालय भी कई देशों के साथ सीधे काम कर रहा है। जी, मंत्रालय की एक सेंट्रल स्कीम है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर आयुष, जिसे आईसी स्कीम भी कहते हैं। इसका क्या उद्देश्य है? इसका मुख्य उद्देश्य है आयुष प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट बढ़ाना, विदेशों में आयुष एकेडमिक चेयर स्थापित करना और वर्कशॉप आयोजित करना। और ये जो MOUs यानी समझौता ज्ञापनों की बात होती है, वो भी इसी का हिस्सा है। हाँ, और ये नंबर्स याद रखने जैसे हैं। आयुष मंत्रालय ने अब तक 25 देशों के साथ कंट्री टू कंट्री समझौते किए हैं। 25 देश, जैसे बांग्लादेश, ब्राजील, जर्मनी। बिल्कुल, और 52 संस्थानों के साथ इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट समझौते हुए हैं। और तो और 15 विदेशी विश्वविद्यालयों में आयुष चेयर स्थापित करने के लिए भी MOU साइन किए गए हैं। तो ये एक बहुत ही व्यापक रणनीति है। हाँ, एक मजबूत नींव तैयार की जा रही है। लेकिन ये रास्ता इतना आसान तो नहीं होगा, कुछ चैलेंजेस भी तो होंगे। बिल्कुल, और ये कहानी का सबसे जटिल हिस्सा है, जिसके बारे में एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। क्या हैं वो चुनौतियां? सबसे बड़ी चुनौती है मानकीकरण की कमी, मतलब लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। कई हर्बल दवाओं के लिए कठोर वैज्ञानिक प्रमाणों की कमी महसूस होती है। और क्वालिटी कंट्रोल भी एक मुद्दा है। हाँ, क्वालिटी और सेफ्टी को लेकर चिंताएं रहती हैं, और इसी से जुड़ा है भारी धातुओं का मुद्दा, यानी हेवी मेटल्स इशू। हाँ, ये तो मैंने भी पढ़ा है। कई बार भारतीय आयुर्वेदिक दवाएं दूसरे देशों में इसी वजह से रिजेक्ट हो जाती हैं। ये एक बहुत ही दिलचस्प नियामक टकराव है। देखिए, भारत में ये दवाएं औषधि के रूप में बनती हैं, जहाँ कुछ धातुओं का शोधन करके इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जब ये दवाएं अमेरिका या यूरोप में एक्सपोर्ट होती हैं, तो वहाँ ये हेल्थ सप्लीमेंट के तौर पर देखी जाती हैं, जहाँ के नियम बहुत अलग और बहुत ज्यादा सख्त है। अच्छा, तो जो चीज एक देश में औषधि है, वो दूसरे में असुरक्षित सप्लीमेंट बन जाती है। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो इसका समाधान क्या है? सरकार ने कुछ ठोस कदम उठाए हैं, जैसे 2006 से ही एक्सपोर्ट होने वाली दवाओं के लिए भारी धातुओं की टेस्टिंग अनिवार्य कर दी है। और कंटेनर पे लिखना भी जरूरी है? हाँ, हेवी मेटल्स विद इन परमिसिबल लिमिट लिखना जरूरी है। इसके अलावा ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स रूल्स में शेड्यूल टी के तहत GMP यानी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस का पालन करना भी अनिवार्य है। लेकिन इन सब में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे इम्पोर्टेंट समाधान है, वो शायद कुछ और है। आप TKDL की बात कर रही हैं? हाँ, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। ये क्या है? TKDL आप कह सकती हैं बायोपायरेसी के खिलाफ भारत का सबसे मजबूत हथियार है। बायोपायरेसी मतलब जब विदेशी कंपनियां हमारे पारंपरिक ज्ञान पर, जैसे हल्दी के घाव भरने के गुण पर या नीम के एंटी फंगल गुण पर पेटेंट लेने की कोशिश करती हैं। तो ये उसे रोकने के लिए बनाया गया है। बिल्कुल, 2001 में CSIR और आयुष विभाग ने मिलकर ये डिजिटल डेटाबेस बनाया। इसमें आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध की लाखों फॉर्मुलेशंस को संस्कृत, उर्दू, फारसी से अंग्रेजी, जर्मन, जापानी जैसी अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया है। तो ये काम कैसे करता है? ये बहुत ही चतुर तरीका है। ये TKDL विदेशी पेटेंट ऑफिस के एग्जामिनर्स को उपलब्ध है, तो जब कोई पेटेंट के लिए अप्लाई करता है तो वो पहले इस डेटाबेस में चेक करते हैं। और अगर वो ज्ञान पहले से ही हमारी लाइब्रेरी में है तो उसे प्रायर आर्ट माना जाता है। मतलब ये ज्ञान नया नहीं है, पहले से मौजूद है, और जो नया नहीं है उस पर पेटेंट नहीं मिल सकता। तो बिना कोई मुकदमा लड़े पेटेंट को बनने से पहले ही रोक दिया जाता है। ठीक यही, और इसकी सफलता जबरदस्त रही है। इसकी वजह से यूरोपियन पेटेंट ऑफिस और USPTO जैसे ऑफिसों में 200 से ज्यादा पेटेंट एप्लीकेशन या तो वापस ले ली गई या रद्द कर दी गई। ये तो कमाल है। ये सच में बायोपायरेसी के खिलाफ एक ढाल की तरह है। बिल्कुल। तो चलो अब एक बाम्स बडी की तरह कुछ एग्जाम टिप्स पर आते हैं। अगर इस टॉपिक पर लॉन्ग क्वेश्चन आता है, मान लीजिए 10 या 15 मार्क्स का, जैसे आयुर्वेद के वैश्वीकरण में आयुष मंत्रालय और WHO की भूमिका पर विस्तार से चर्चा करें, तो इसे कैसे लिखना चाहिए? इसमें सबसे पहले एक अच्छा इंट्रोडक्शन देना चाहिए, फिर WHO कोलैबोरेशन वाले सारे पॉइंट्स लिखने चाहिए, जैसे ICI, GTMC और मानकीकृत शब्दावली। ठीक है, और उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की भूमिका, जिसमें IC स्कीम और MOUs के नंबर्स का जिक्र जरूर करें, और अंत में चैलेंजेस और TKDL का जिक्र करते हुए एक अच्छा कंक्लूजन लिखें। और अगर शॉर्ट नोट्स आते हैं,
जैसे TKDL पर? तो TKDL की परिभाषा, उसका उद्देश्य यानी बायोपायरेसी रोकना, और उसकी सफलता के उदाहरण जरूर लिखने चाहिए। और WHO GTMC पर? उसका पूरा नाम ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर, स्थान जो कि जामनगर गुजरात है, स्थापना वर्ष 2022 और उसका उद्देश्य। ये 4-5 पॉइंट्स काफी होंगे। अच्छा, इतनी सारी चीजें हैं। GTMC, मोयूज, TKDL, इनको याद रखने का कोई आसान तरीका, कोई ट्रिक? बनाया जा सकता है। जैसे अगर हम आयुर्वेद की ग्लोबल एफर्ट्स को याद रखने के लिए GMT याद रखें तो? GMT, ये तो अच्छा है। कैसे? G से GTMC, जो जामनगर में सेंटर है। ठीक है। M से मोयूज, जो देशों और संस्थानों के साथ समझौते हुए हैं। और T? और T से TKDL, बायोपायरेसी से सुरक्षा, GMT। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। GMT, ग्लोबल एफर्ट्स के लिए GMT। चलिए तो अब एक फटाफट रिवीजन करते हैं 5 की पॉइंट्स में। जरूर। पहला, WHO ICH समझौता 2025 का, जिससे भारतीय पारंपरिक चिकित्सा को वैश्विक वर्गीकरण में जगह मिली। दूसरा, GTMC जामनगर 2022 में स्थापित पारंपरिक चिकित्सा का पहला वैश्विक केंद्र, वो भी भारत में। तीसरा, आयुष मंत्रालय की IC स्कीम, जो एक्सपोर्ट, रिसर्च और शिक्षा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देती है। चौथा, चुनौतियां, जिसमें मानकीकरण, गुणवत्ता और एक्सपोर्ट में भारी धातुओं का मुद्दा शामिल है। और पांचवां और सबसे मजबूत, TKDL, बायोपायरेसी के खिलाफ भारत का डिजिटल हथियार, जो गलत पेटेंट को रोकता है। बहुत बढ़िया, ये 5 पॉइंट्स पूरे टॉपिक को कवर करते हैं। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि आयुर्वेद सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, ये एक ग्लोबल फोर्स बन रहा है। और ये सब जानना इसलिए जरूरी है ताकि जब आप एक वैद्य बने तो आपको पता हो कि आपकी फील्ड कितनी डायनामिक और ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है। एग्जाम्स की चिंता बिल्कुल मत करो, बस कॉन्सेप्ट्स को समझो एंड फील प्राउड ऑफ व्हाट यू आर स्टडिंग। आप भविष्य के ग्लोबल हीलर्स हैं। बिल्कुल। अगले वीडियो तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और स्वस्थ रहिए। जय आयुर्वेद। जय आयुर्वेद।